राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का कालखंड। इस कालखंड में ब्रिटिश बहुत बड़े एम्पायर के साथ टकराने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले ऐसे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग जान हथेली पर रख करके टकरा रहे थे उनसे। देश विदेश में इन बलिदानों की, इन कुर्बानियों की, शौर्य और वीरता के नए नए कारनामे सुनने और सुनाने की एक होड़ लगी थी, कंपटीशन लगा हुआ था। अरे वाह, मेरे प्रदेश ने, मेरे जिले ने ऐसा सपूत सपुत्री पैदा की है कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 1757 से 1947 तक का कर रहे थे, तो अभी 10-12 एपिसोड हुए हैं शायद। मैंने क्या शुरू किया, स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों का घटनाक्रम। और अभी कुछ दिन पहले पहुंचते पहुंचते हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचे। और नेताजी का नाम आएगा तो फिर आजाद हिंद फौज का नाम तो आएगा ना। और सारे विश्व इतिहास के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़ी फौज का निर्माण करना, इतने देशों से संपर्क और सहयोग लेना, और फिर उस बहुत बड़ी फौज के साथ, सेना के साथ, जो टेक्निकली भी बहुत सॉन्ग थे और उनके पास साधन बहुत थे, बख्तरबंद गाड़ियां थीं, टैंक थे, वायुयान थे, सब कुछ था, तोपें थीं। तो इन लोगों के साथ, उस बड़ी शक्तियों के साथ टकराने का साहस आजाद हिंद फौज का बनाने से लेकर के मैंने सारा इतिहास आप लोगों के सामने रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सारे विश्व के अंदर जो यात्रा थी, किस किस देश में कैसे कैसे वो किस किस को मिले, यहाँ वो जब नज़रबंद थे तो कैसे उनको वहाँ से घर में से कैसे निकले, और कैसे वो कालका मेल से किस प्रकार से वो लाहौर और पेशावर और फिर काबुल और फिर आगे कैसे वो पहुंचे। ये लंबी यात्रा मैंने आपके सामने रखी थी। नेताजी का भी जो पिछले एपिसोड्स के अंदर मैं दे रहा था, किस किस मोर्चे पर क्या क्या हो रहा है। अब युद्ध है तो भाई कहीं से कोई समाचार आएगा, कहीं से कोई समाचार आएगा, और कहीं कितने लोगों की जरूरत है, हमारे पास कितने हैं, क्या है, दुश्मन कितना बड़ा है, उनके पास साधन क्या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास तो आप कैसे मुकाबला करेंगे। हाँ, पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बताया कि किस प्रकार से नेताजी को उनके साथी बोल रहे थे, और जापान के जो मिस्टर ताशी, जो जापानी कमांडर थे, उनका भी मैसेज आ रहा था कि नेताजी को रंगून भेजिए, नेताजी को रंगून भेजिए। यहाँ पर इतने सारे डिवीजन हैं आर्मी के, जापानीज के भी और भारत के भी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी। यहाँ आकर के वो मार्गदर्शन करें, गाइड करें, संचालन करें। नेताजी की नई योजना के अनुसार नंबर 1 डिवीजन के शेष बचे हुए सैनिकों और अफसरों में से एक एक्स रेजिमेंट ये बना करके, ये तैयार करके, और इस रेजिमेंट का कर्नल ठाकुर सिंह को उसका कमांडर बना करके। ये कर्नल ठाकुर सिंह कौन थे? ये जब मणिपुर में शहनवाज एक बहुत बड़े मोर्चे पर युद्ध कर रहे थे, तो ये कर्नल ठाकुर सिंह उनके सहायक थे। इनकी बहादुरी के भी बहुत कारनामे थे, बहुत बहादुर थे।
उनको वहां कमांडर बना करके सुभाष अपने शेष कुछ लोगों को लेकर के रंगून चले गए, पहुंच गए, आवश्यक निर्देश देकर और कुछ साथियों के साथ आगे रंगून। चूंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं थी, बहुत सारा लोगों का उस समय के युद्ध के अंदर जो फेस कर रहे थे, उन सबकी इच्छा थी कि सुभाष जी, नेताजी रंगून आए। ये तो कल के एपिसोड के अंदर मैंने परसों के दिया है। आज के बाद कुछ नाम तो पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ आजाद फौज के सैनिकों के अब नाम आते चले जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उस समय का घटनाक्रम और हर मोर्चे की, हर युद्ध की, मोर्चे की लड़ाई का तो मैं वर्णन करूंगा ही, साथ साथ अभी भी किया है, लेकिन अब उन व्यक्तियों को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज एक नाम है अता मोहम्मद। अता मोहम्मद आजाद हिंद फौज में मलाया, एक अलग देश, वहां भर्ती हुए थे और जासूसी विभाग में रहकर उन्होंने अच्छा काम भी किया था। इसी कार्य से उन्हें भारत भेज दिया गया। क्या करने? कि वे भारतीय क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को तेज करें और आंतरिक अशांति उत्पन्न करने की प्रेरणा दें। अता मोहम्मद को बोला गया है नेताजी के द्वारा। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन लौटने के क्रम में जब वो वापस जा रहे थे, गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट कर लिए गए, उन्हें भयानक यातनाएं दी गई और मुकदमा चलाकर अता मोहम्मद को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। चलिए एक और नाम देखें आगे, श्री अप्पाराव पाटिल। अप्पाराव पाटिल ने हैदराबाद राज्य की पुलिस और रजाकारों के संयुक्त हमलों को कई बार विफल किया था। ये जो रजाकार वर्ड आया है, आपको पता होना चाहिए, जो आजकल नया नया गद्दार, देश का खानदानी गद्दार था ओवैसी, ये 47 के बाद जब ये स्टेट को नहीं मिला रहे थे हैदराबाद को, तो इनके जो सैनिक हैं जिनको रजाकार बोला गया, उन रजाकारों ने कितना जुल्म किया, कितने अत्याचार किए, कितने हिंदुओं को मारा, हजारों की संख्या में। ये रजाकार वर्ड आया तो मैंने आपको बताया कि ये उसी खानदान का है। अभी भी जो लोग जानते हैं इनको रजाकार ही बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अप्पाराव पाटिल जब वो कई बार ऐसे कई हमलों को, शत्रु पक्ष के हमलों को विफल कर चुके थे और शत्रु पक्ष को भारी हानि के साथ कई बार पीछे हटाया था। अप्पाराव पाटिल बहुत साहसी युवक था और उसकी मोर्चाबंदी बहुत सुदृढ़ हुआ करती थी, मजबूत। एक बार उसने आक्रमणकारियों पर ऐसा घेरा डाला कि सब तितर बितर हो गए और कुछ लोग मार दिए गए। बिजली की तरह कौनता था ये, पता ही नहीं चलता था कहां से आ गया अप्पाराव पाटिल। इसी प्रकार के एक और युद्ध में अप्पाराव पाटिल गोलियों से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, बलिदान हो गया। अप्पाराव पाटिल गुलबर्गा जिले के महागांव नाम के ग्राम में 14 जनवरी 1924 को पैदा हुआ था और पिताजी किसान थे। माता अंबाबाई बहुत सामाजिक कार्यकर्ता थी, श्रीमती अंबाबाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अप्पाराव पाटिल, अभी मैंने आपके सामने
अता मोहम्मद और अप्पाराव पाटिल। अब एक और, कर्नल अमर बहादुर सिंह। कर्नल अमर बहादुर सिंह, कर्नल अमर बहादुर सिंह के जीवन में बहुत रोमांचक था, वो रोमांचकारी था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपने सामने बुलाया तो कर्नल अमर बहादुर सिंह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर नेताजी ने उनको क्यों बुलाया है। उनका मन शंकित भी था, किंतु मुझसे तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई और मेरी शिकायत तो नहीं की किसी ने। फिर अगले क्षण में आया कि मेरी शिकायत भी किसी ने क्या कर रही है। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ और सुबह से शाम तक अपने साथियों को मोटिवेशन का काम भी करता हुआ आगे बढ़ता रहता हूं। तो चलो कोई बात नहीं, बुलाया है तो देखते हैं। हाँ, कोई ऐसी गलती नहीं की, ऐसा सोच करके उन्होंने नेताजी के सामने अपने आप को उपस्थित किया। नेताजी का पहला वाक्य था, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली है। फिर घबरा गया ये, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं। ये कर्नल राम बहादुर ने बोला कि ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करता रहा हूं। इस समय मैंने तुम्हें इसलिए याद किया, नेताजी ने बोला, कर्नल, कि अपने अफसरों को अच्छे प्रशिक्षण के साथ साथ उनमें अपने देश के प्रति निष्ठा, त्याग और बलिदान की भावना भरने की आवश्यकता है। देश के प्रति बलिदान की भावना ही सैनिक का सबसे बड़ा हथियार है। आपने जो कहा, कर्नल ने बोला, आपने जो कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं नेताजी, लेकिन अब इस दिशा में और भी अधिक प्रयत्न करूंगा। अवकाश के समय जब छुट्टी होती है तो हम उन भारतीय वीरों, अपने सैनिकों को और बलिदानियों की कहानियां भी सुनाते रहते हैं और वीर भावों से ओतप्रोत कविताएं भी हम उनको सुनाते रहते हैं फौजियों को। मार्च सॉन्ग यानी संचलन गान, रूट मार्च, हमारे वीरों में जोश की लहर उत्पन्न करते हैं। इतने सारे हम गाते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम। ऐसे कई गीत उन्होंने दो दो लाइनें सुनाई। हाँ हाँ, तुम ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, नेताजी ने बोला। अपने गौरवशाली अतीत और इसकी परंपराओं का ज्ञान भी उन्हें कराना आवश्यक है बाकी फौजियों को। हमारे साथ कठिनाई ये है कि हम लोग युद्धरत हैं और इस समय हमारे पास इस प्रकार का कोई साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी तुम अपने मौखिक ज्ञान से इस भाव का, इस देशभक्ति के भाव की पूर्ति कर सकते हो मौखिक ज्ञान से। मुझे तुमसे बस यही कहना था। उन्हें और कर्नल अमर बहादुर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उनको तो ऐसा लगा मानो नेताजी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें वीरता के तमगों से अलंकृत किया है।
चलिए ये एक एक मोर्चा, एक एक युद्ध का, एक एक दिन का ये घटना मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आगे बढ़ेंगे। ये आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।